नमस्कार, मैं हूं अमित पालेज। बिहार की राजधानी पटना से स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 28 अक्टूबर को पहले चरण के मतदान होने हैं, यानी सिर्फ 19 दिन बाकी हैं और पहले चरण के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। आपने बिहार के कई सारे इलेक्शंस देखे होंगे, लेकिन कोरोना काल में यहां पर जो चुनाव प्रचार है पूरी तरह से बदला हुआ है। सड़कों पर नारों के शोर नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की तैयारी पूरी है और इस खास मौके के लिए इंडिया टीवी ने भी बिहार चुनाव को लेकर अपनी सबसे बड़ी कवरेज शुरू कर दी है। 71 सीटों पर चुनाव होने हैं पहले चरण में और उसके लिए हमने यहां के इक्वेशन को समझने के लिए एक बड़े पैमाने पर एनालिसिस किया है। ग्राउंड पर हमने देखा है ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत का मूड क्या है, मुसलमान और जो पासवान है किसका खेल बनाएंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे। कुल मिलाकर 243 सीटों पर कास्ट स्विंग क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप समझिए। ये सियासत की नहीं, संवेदना की तस्वीर है। इस तस्वीर में शोक गहरा है, मगर संदेश दूरगामी है। दिल्ली से दूर पटना तक, सासाराम से लेकर सहरसा तक, पासवान के चश्मो चिराग के सर पर नरेंद्र मोदी का साया है। ऐन चुनाव के वक्त यह तस्वीर बिहार की सियासत का नया सरमाया है। जो समीकरण समझते हैं उनके लिए इशारा काफी है। अगर बिहार का चुनाव समझना है तो हर समीकरण समझना जरूरी है। सबसे पहले जाति का समीकरण। बिहारी इंटेलेक्चुअल मजाहिया लहजे में कहता है, काम न पूछो नेता का, पूछ लीजिए कास्ट। बिहार में जाति है कि जाति नहीं, और शायद जाएगी भी नहीं। सदियों की सच्चाई को बिहार ने बखूबी समझा है। व्यक्ति से पहले जाति का सशक्तिकरण, जाति के बाद बारी आती है धर्म की, यानी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, यानी हिंदू और मुसलमान, और फिर इनके आधार पर बनते हैं गठबंधन। अब जाति और धर्म की तरह ही बिहार में गठबंधन भी सार्वभौमिक सच बन गया है। आश्चर्यजनक तो यह है कि इस बार 243 सीटों वाले सूबे में अलग अलग चेहरों के साथ 5-5 मोर्चे मैदान में हैं। आगे बढ़ने से पहले इन गठबंधनों को जानना जरूरी है। बिहार का यह चुनाव अद्भुत होने जा रहा है। रैलियों का शोर गायब है, लेकिन माहौल चुनावी है। 5 बड़े मोर्चे चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। सबसे बड़ा मोर्चा एनडीए का है, जिसमें जेडीयू है, बीजेपी है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम है और मुकेश सहनी की वीआईपी है। तो वहीं मुख्य टक्कर में महागठबंधन है, जिसका नेतृत्व लालू की पार्टी आरजेडी कर रहा है। साथ में कांग्रेस है और लेफ्ट के दल सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल है। वहीं तीसरा मोर्चा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट है। इसके लीडर एनडीए से बाहर निकले उपेंद्र कुशवाहा हैं। उनकी पार्टी आरएलएसपी का गठबंधन ओवैसी की एआईएमआईएम से है। साथ में मायावती की बीएसपी, सुहेल देव की बीएसपी जनतांत्रिक पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी एसजेपी डेमोक्रेटिक भी है। एक और मोर्चा है प्रगतिशील लोकतांत्रिक फ्रंट। इसमें पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी है, चंद्रशेखर उर्फ रावण की आजाद समाज पार्टी है, एसडीपी है, बीएमपी है और वहीं सबसे आखिर में एलजेपी, जिसके साथ दूसरी पार्टियों से आए कुछ असंतुष्ट नेता हैं। इनका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं। गठबंधनों की तस्वीर तो अब तकरीबन साफ है, मगर इन गठबंधनों को रिप्रेजेंट करने वाले चेहरों को भी समझिए और इनकी अहमियत भी। सबसे पहले बात एनडीए की। बिहार में एनडीए अब तक नीतीश के नाम पर लड़ता रहा, मगर इस बार नीतीश से बड़ा हो गया है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। 3 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बोझ और अपने ही परंपरागत वोट बैंक के असंतोष से लदे नीतीश अब की बार मोदी के काम और नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी के नेता कहते हैं कि राज्य में नीतीश ही अलायंस के अगुवा हैं, लेकिन बीजेपी इस चुनाव में नीतीश से 19 नहीं 20 होकर चुनाव लड़ रही है।
चिराग पासवान की बयानबाजी से नाराज नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं को बैकफुट पर धकेल दिया था। पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील मोदी को कहना पड़ा, नीतीश ही हमारे नेता हैं। मगर शुक्रवार को पासवान निवास पर चिराग के सर पर पीएम मोदी का हाथ वही कहानी कह रहा था जो नीतीश सुनना नहीं चाहते। लालू यादव की गैर मौजूदगी में महागठबंधन ने तेजस्वी को लीडर चुना है। नंबर 2 रहना तो कांग्रेस की नियति हो चुकी है, मगर इस बार लेफ्ट ने भी 30 साल की तेजस्वी को नेता स्वीकार कर लिया है। इसकी बड़ी वजह वो बड़ा यादव वोट बैंक है जो फिलहाल आरजेडी के साथ खड़ा है। मगर तेजस्वी इस बार दोधारी तलवार पर चल रहे हैं। कामयाबी हाथ नहीं लगी तो यादव दूसरे ठिकाने की तलाश में जुटेंगे और लालू परिवार में जंग और तेज होगी, यानी पार्टी भी हाथ से जा सकती है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट यूं तो 6 पार्टियों का है, मगर इसमें 2 ही बड़े चेहरे हैं, आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी। उपेंद्र कुशवाहा कमोबेश उसी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुर्मी है और कुशवाहा कोयरी है। कुशवाहा पहले एनडीए के साथ थे, फिर महागठबंधन में गए। अब कुशवाहा का अपना गठबंधन है, लेकिन इसका फायदा अगर हुआ तो ओवैसी को ज्यादा होगा। बिहार में अब वो वोट कटवा नहीं, लाइसेंसी मुसलमान माने जाएंगे। पप्पू यादव ने अपना प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया है, मगर इस मोर्चे में उनके साथ चर्चा भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद की है। चंद्रशेखर यहां पहली बार अपनी आजाद समाज पार्टी के पर तोलेंगे। यहां उन्हें दलित और महादलित वोट बैंक में सेंध लगाने की उम्मीद है। हाथरस कांड को बिहार चुनाव में भुनाने की वो पूरी कोशिश करेंगे, मगर एक मुश्किल भी है। यादवों और दलितों का पारंपरिक तालमेल कभी रहा नहीं, लिहाजा इस आजमाइश पर नजर रखनी होगी। हालांकि दलित नौजवानों में चंद्रशेखर का क्रेज खूब है। ऐन चुनाव के वक्त रामविलास पासवान का न रहना चिराग के लिए सहानुभूति की लहर लेकर आया है। लोक जनशक्ति एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, मगर उसका बीजेपी से रिश्ता कायम है। सही मायनों में तो चिराग ने एलजेपी को अपनी पार्टी से छूटे और टिकट से टूटे असंतुष्टों का अड्डा बना दिया है। जिन्हें बीजेपी में टिकट नहीं मिला, उन्हें चिराग चुन चुन कर टिकट दे रहे हैं। चिराग पासवान की चाल से तो जेडीयू सख्ते में है। लोक जनशक्ति पार्टी ने पहली ही लिस्ट में 43% टिकट सवर्णों को दिया है। ऐसा करके वे नीतीश कुमार से उन सवर्णों की नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हार कर भी आरजेडी के करीब नहीं जाना चाहते। बीजेपी के उन नेताओं को टिकट दे रहे हैं जो जेडीयू से गठबंधन के चलते रह गए। पहले फेज में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक भी उम्मीदवार नहीं दिया। उनका नारा बिल्कुल साफ है, मोदी से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं। इस चुनाव में चिराग पासवान अगर कामयाब रहे, 10 के करीब सीटें भी अपने दम पर ले आए, तो आने वाले कल में वो बिहार की राजनीति का वो युवा चेहरा है जिसमें मुख्यमंत्री पद का दावेदार देखा जाएगा। चिराग की यह महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं, मगर जातीय समीकरण का सवाल तब भी कायम रहेगा। बिहार के चुनाव में जाति समीकरण सबसे ज्यादा हावी रहता है। यहां ओबीसी वोटर 51% हैं, ओबीसी में भी पिछड़ा 19%, अति पिछड़ा 32% है। बिहार में दलित और महादलित वोटरों की संख्या 16% है। इनमें स्वर्ण 17% हैं। स्वर्ण में भी भूमिहार कितने हैं और ब्राह्मण और ठाकुर कितने, इसकी पूरी डिटेल आगे देंगे। मुसलमान वोटर 16% हैं। यही वजह है कि हर पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर है। बिहार में जातियों का गणित जितना उलझा है, उससे ज्यादा उलझी उपजातियों की लंगड़ी भिन्न है। इसकी शुरुआत उन पिछड़ों से करनी होगी जिनके पास कुल वोटों का लॉयंस शेयर यानी 51% है। 51% पिछड़ों में 19% सामान्य पिछड़े हैं और 32% अति पिछड़े। सामान्य पिछड़ों में सबसे अधिक 11% यादव हैं जो आरजेडी का कोर वोटर है।
ये वोट तयशुदा तौर पर बीते 30 साल से लालू परिवार के साथ ही जाता रहा है। कुछ अपवादों को छोड़कर जहां यादव कैंडिडेट का चेहरा पार्टी से बड़ा हो गया। मसलन राम कृपाल यादव लालू परिवार को धोखेबाज बताकर बीजेपी के साथ चले आए। नंद किशोर यादव पहले से बीजेपी में हैं। इसके बाद 4% कुर्मी हैं और 4% कोयरी। नीतीश कुमार कुर्मियों के वोट ले जाते हैं और कोयरी वोट पर उपेंद्र कुशवाहा अपना हक जताते हैं। दोनों ने साथ रहकर कुर्मी कोयरी का ठोस वोट बैंक बना दिया। नीतीश तो खैर अब सबके हैं नीतीश का नारा भी दे रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का दावा 2019 के लोकसभा चुनाव से कमजोर पड़ता नजर आया। इस चुनाव में कहीं से भाव नहीं मिला तो उन्हें अपना गठबंधन बनाना पड़ा। 32% अति पिछड़ों में नाई, कहार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, धानुक जैसी कारीगर जातियां हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर 15 से 16% है, जो इलाके और उम्मीदवार के मुताबिक वोट करते रहते हैं। इनका झुकाव मौके के मुताबिक तय होता है। उन्हीं अति पिछड़ों में 6% मल्लाह भी हैं, जिनमें निषाद और केवट का भी बंटवारा है। इनके साथ बिंद, दांगी और चाई जैसी एकदम पिछड़ी 10% जातियों को जोड़कर मुकेश सहनी ने खुद को सन ऑफ मल्लाह से अति पिछड़ों का बेटा तक कहना शुरू कर दिया। बिहार में अगर कोई नेता 10% वोट बैंक पर भी अपना दावा ठोक दे तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। मुकेश सहनी ने विकासशील इंसान पार्टी बनाकर करीब 16% वोटों पर अपना दावा ठोककर खुद को बिहार की सियासत में अचानक वीआईपी बना लिया। अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने को बेचैन बीजेपी ने सहनी की अहमियत समझी और यही वजह है कि अपने खाते से उन्हें 11 सीटें देकर खुद 110 पर ही लड़ने का फैसला किया। पिछड़ों के बाद बारी आती है बिहार में दलित और महादलित वोटरों की, जिनकी कुल आबादी करीब 16% है। दलितों में मुख्य आबादी जाटवों की है, जिनका वोट तकरीबन 6% है। इनके बाद आते हैं दुसाध, पासी या पासवान, जिनकी आबादी 6% के आसपास बैठती है। 4% के करीब मुसहर हैं और बची आबादी आदिवासियों की है। नीतीश कुमार ने महादलितों को अपने साथ जोड़ा। मुसहर जाति से आने वाले जीतन राम मांझी को दोबारा साथ लाने और 6 सीटें देने के पीछे यही वजह है। पासवान वोटों पर एक तरफा पासवान परिवार का कब्जा है। ये वोट इतना एक तरफा है कि रामविलास पासवान ने अधिकतम वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड तक बनाया। जहां तक अगड़ों का सवाल है, उनका वोट पहले कांग्रेस को और अब एनडीए के साथ जाता है, मगर उनके ब्रेकअप पर नजर डालें तो वो भी रोचक है। 17% सवर्णों में भूमिहार 4.7%, ब्राह्मण 5.6%, राजपूत 5.2% और कायस्थ 1.5% हैं। इनमें 5.2% राजपूत वोट बीजेपी से लेकर आरजेडी तक बिखरे हैं। 1.5% कायस्थों के मन में आज भी कांग्रेस के लिए मोह पाया जाता है। बिहार की राजनीति में मुसलमान वोट बैंक का समीकरण भी दिलचस्प है। आरजेडी से लेकर कांग्रेस और नीतीश भी मुसलमान वोट को लुभाते रहे हैं। बिहार में 16% मुसलमान वोटर हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों में भी बंटवारा है। इनमें भी अगड़े और पिछड़े मुसलमान हैं। अगड़े मुसलमान यानी अशराफिया, इनमें शेख, सैयद और पठान शामिल हैं, और पिछड़े मुसलमान यानी पसमानदा, इनमें कुरैशी, अंसारी और हलाल खोर शामिल हैं। बांग्लादेशी मूल के मुसलमान भी कुछ सीटों पर प्रभाव डालते हैं। जिन्हें लगता है कि मुसलमानों में जाति का बंटवारा नहीं होता, वो बिहार आकर अपनी गलतफहमी दूर कर सकते हैं। बिहार में अगड़े यानी अशराफिया और पिछड़े यानी पसमानदा का साफ विभाजन है। 16% मुसलमानों में सिर्फ 20% अशराफिया यानी अगड़ा है, बाकी मेहनतकश पिछड़े हैं। बिहार के सीमांचल के 4 जिलों में 40% मुसलमान हैं। पहले इनका जिलावार ब्रेकअप समझ लीजिए। किशनगंज में मुसलमान 68%, कटिहार में 43%, अररिया में 41% और पूर्णिया में 37% हैं। नीतीश कुमार ने पहली बार लालू यादव के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अली अनवर के पसमानदा मुस्लिम महाज का सहारा लिया। अली अनवर को राज्यसभा भेजा गया। इस तरह पिछड़े मुसलमानों में कसाई, जुलाहे और मेहतर का ब्लॉक अलग हो गया।
2015 में ओवैसी को इसलिए भी कामयाबी नहीं मिली कि वो अगड़े मुसलमान हैं। रहा सवाल अगड़े मुसलमानों का, तो उनका खुद का वोट पैटर्न सवर्ण हिंदुओं जैसा ही रहता है। शेख सैयद पठान खुद को भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत ही मानकर चलते हैं। ओवैसी मजहब का सीधा कार्ड खेलते हैं और राज्य के सवर्ण मुसलमान बहुत धार्मिक दिखते नहीं। 2019 में किशनगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव में ओवैसी के उम्मीदवार कमरुल हुदा चुनाव जीत गए। किशनगंज सीट पर कमरुल हुदा ने बीजेपी की स्वीटी सिंह को 10,024 वोटों से हराया। ऐसा हुआ तो सिर्फ इसलिए कि उनकी लड़ाई सीधे बीजेपी से थी। सीमांचल के पूर्णिया इलाके में बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों की भी बड़ी आबादी है, मगर ये मुसलमान उसी पैटर्न पर वोट करता है जैसे असम और बंगाल में आबसा बांग्लादेशी मुसलमान, जो राशन कार्ड दिला दे, आधार कार्ड दिला दे, वोटर आई कार्ड दिला दे और नागरिकता पर सवाल न उठने दे। लोकल मुसलमान हो या हिंदू, दोनों उन्हें एक ही नजर से देखता है। आपने जाति का पूरा समीकरण देख लिया। बिहार चुनाव से पहले हुए ओपिनियन